हेलो एवरीवन। और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है 64th का रिजल्ट आ चुका है और इसमें काफ़ी सारे लोग जो सेलेक्ट हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आगे आप इंटरव्यू में अच्छा करें, ऐसे मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो इंटरव्यू के टाइम पे फॉर्म फिलअप करना होता है और उसमें पोस्ट प्रेफरेंस डालनी होती है। तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालते हैं? प्रेफरेंस मतलब कि अ, ऊपर से जो भी सबसे ज़्यादा आप चाहते हैं कि किस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हों, उसको आप सबसे ऊपर में रखते हैं, नंबर 1 2 3 4 5। तो इस तरह से करीब शायद 28-29 पोस्ट के लिए इस बार वैकेंसी आई थी 64th में। तो उसमें से कौन सी पोस्ट ज़्यादा अच्छी है, 3 4 5 पोस्ट के बारे में तो सबको पता होता है। बाकी जो काफ़ी सारी नई पोस्ट हैं तो उन सब के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। और इसके अलावा कौन सी पोस्ट अच्छी है उनमें, और किसको नंबर 1 पे रखना है, किसको ऊपर रखना है, इन सब के अलावा हम लोग जानेंगे कि उसमें वो जो अलग अलग जो पोस्ट हैं उनमें काम क्या करना होता है, उनकी पावर्स क्या क्या हैं, उनकी सैलरी क्या है, प्रमोशन कितनी मिलती है और उनकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स ओवरऑल देखेंगे 64th वीपीएससी के हिसाब से। तो जितनी भी इसमें हाँ, आई हुई है 64th के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे पहले। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट के बारे में ही। ठीक है, कि कौन सी पोस्ट में क्या प्रमोशन है, क्या डिटेल्स उसकी लेंगे। तो आप सबको पता है कि 3799 का रिजल्ट आया है और उनमें से 1465 लोग ऐसे होंगे जिनका कि सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल 24 तरह की पोस्ट है इस बार, 23 या 24 तरह की। और उन्हीं सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सी पोस्ट किस तरह की है। उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है उसका हिंदी में डिटेल है। और तो आइए शुरू करते हैं इस पोस्ट के बारे में। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसमें रैंक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो पिछले वीडियो में अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर देखिए कि आपको रैंक कोई और अलॉट होती है और पोस्ट कुछ भी अलॉट हो सकता है। तो ये सिर्फ बिहार पुलिस सर्विस और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए अप्लाई होगा। बाकी अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर सर्विस में ही रहने दिया जाता है। अब दूसरे सर्विस में आपको कम ही भेजा जाता है। तो वही है। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो समझ लिया आपने कि डिप्टी कलेक्टर, एज अ डिप्टी कलेक्टर क्या हो सकता है, आपको कलेक्ट्रेट में भी पोस्टिंग हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफिस में भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी, जनरल सेक्शन में हो सकता है, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन जिसको स्थापना सेक्शन कहते हैं वहाँ पे आप डिप्टी कलेक्टर बनाए जा सकते हैं। काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं डिप्टी कलेक्टर के। ठीक है, अब इन सब से जो निकल गए तो अभी हाँ मैं डिस्कस कर रहा था, सॉरी, नगर पालिका और उन सब के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि नगर पालिका होता है, नगर निगम। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है, नगर पंचायत, सॉरी नगर परिषद, और उसके नीचे होता है नगर पंचायत सबसे नीचे। तो नगर पंचायत जो है वो सब डिवीज़न टाइप का समझ लीजिए आप, जो शहर है जो टाउन है। और उसके बाद फिर उसके ऊपर जाएंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट, छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर बड़े सब डिवीज़न हैं तो उनको नगर परिषद कहा जाता है। ठीक है, और जो मेट्रो सिटीज़ टाइप के हैं तो वो नगर पालिका में आती है। तो इन सब के जो हेड होते हैं, ठीक है, जैसे जो नगर निगम होगा तो नगर निगम का जो हेड होता है, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, वो आईएएस होता है। और उसके नीचे एक सपोर्टिव होता है डिप्टी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि एक एडीएम रैंक का बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर होता है। तो वो हो गया टॉप पे। उसके नीचे जब आप जाएंगे नगर परिषद में, तो नगर परिषद में का जो हेड होता है वो होता है कार्यपालक पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
तो वो क्या होगा, वो एक फ्रेश बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर होगा, जो कि एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है। तो एज ए सीनियर डिप्टी कलेक्टर आप किसी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी बनाए जाएंगे। तो अगर आपको मान लो कि एडिशनल एसडीओ का पोस्ट या तो मिलेगा, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पोस्ट मिलेगा, और या तो फिर अगर आप ये दोनों में अगर मान लो कि जगह नहीं बचा है, तो फिर तीसरा जगह कहाँ पे है, आप जो नगर परिषद है उसके कार्यपालक पदाधिकारी बनाए जाएंगे। ठीक है, एज ए बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग के बाद जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे सीनियर डिप्टी कलेक्टर में, तो आप क्या बनेंगे, कार्यपालक पदाधिकारी। और या तो फिर अगर इन सब की भी पोस्ट भर गई, और फिर आप अगर इन सब में भी नहीं ज्वाइन हो पाया आपका, तो फिर जो बाकी अगर कोई जिला लेवल पे कोई पोस्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हो गया, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हो गया, तो इस तरह के इवेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हो गया, तो ये सारे क्या हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट जितने भी हैं, मान लो कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर, ये सारे, सॉरी, ये सब सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट हैं, तो वो आपको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो पीएसयू हैं बिहार सरकार के, जैसे कि खाद्य निगम, तो उसके आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है कि जो अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, ये भी आपको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पोस्ट है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट हैं ये सारे। और आपको सैलरी जो स्टार्ट में मिलती है वो लेवल 9 मिलती है। ठीक है, 5400 ग्रेड पे पहले हुआ करता था। अब इसमें मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कितनी एग्जैक्ट सैलरी आती है। तो ये तो पहला पोस्ट है, आप 3 साल ट्रेनी रहे, उसके बाद आप बीच में यही सारे पोस्ट पे आप रहेंगे। अलग अलग जगह पे आपकी ट्रांसफ़र 3 साल पे, 2.5-3 साल पे आपकी ट्रांसफ़र होती रहेगी, और आपकी पोस्टिंग सब डिवीज़न लेवल पे होगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और काम तो आपको पता ही है कि जो पोस्ट आपको अलॉट की जाएगी तो उस हिसाब से आपका काम होगा। ठीक है, तो इन सब के काम के बारे में आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। अब एक प्रमोशन, जो पहला प्रमोशन होगा वो 10 साल के बाद होगा। अगर सीट्स खाली रहती हैं तो बहुत ही रेयर केस में 7-8 ईयर्स में आपकी प्रमोशन हो सकती है, लेकिन 10 साल लग ही जाते हैं। 10 साल बाद आपकी प्रमोशन होगी। तो दूसरी जो प्रमोशन होगी वो आपकी 10 साल के बाद होगी अंडर सेक्रेटरी में, और उसमें उस समय आपको एसडीओ पोस्ट दिया जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, तो 10 साल के बाद आप एसडीओ बन जाते हैं। और उसके बाद फिर जो एसडीओ बनने के बाद अगर मान लो कि एसडीओ नहीं बन पाए, एसडीओ की सीट लिमिटेड रहती है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो अगर बचे कुछ जो सीट्स हैं, मान लो कि वो आपको मिल गई, उन सब के बाद आप क्या बन सकते हैं, तो उसके बाद आप बन सकते हैं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बन सकते हैं, या तो एसडीएम बन सकते हैं, या तो फिर आप डीसीएलआर बन सकते हैं, जो एसडीओ जो मेनली कहा जाता है, डीसीएलआर, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स, जो कि अनुमंडल में जो अदालत जो रेवेन्यू कोर्ट होता है उसका वो हेड होता है, तो वो डीसीएलआर आप बन सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अगेन। अब आप कहेंगे कि शुरुआत में भी बने थे, अब भी बन रहे हैं, तो ये क्या बात हुई। जितने भी जिला लेवल का पोस्ट है वो निर्धारित नहीं है कि वो सीनियर डिप्टी कलेक्टर का है, अंडर सेक्रेटरी का है। अप टू अंडर सेक्रेटरी 6600 ग्रेड पे तक आपको कोई सी भी पोस्ट दी जा सकती है। ठीक है, ये सारे बराबर के पोस्ट माने जाते हैं। तो आपको एसडीएम बनाया जा सकता है, डीसीएलआर बनाया जा सकता है, डीटीओ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बन सकते हैं, सप्लाई ऑफिसर अगेन बन सकते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जो जीविका का होता है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, या फिर लोक शिकायत निवारण का आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये करीब करीब 10 साल के बाद, यानी कि 10 से 20 साल जब आपकी जो आपकी सर्विस है उस बीच में आप ये बन सकते हैं। या फिर आप फिर डिप्टी डायरेक्टर सर्वे बन सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बनाए जा सकते हैं।
तो ये सारे एक लेवल के पोस्ट हैं और आपकी जो ग्रेड पे होगी वो लेवल 11 होगी, यानी कि 6600 ग्रेड पे। तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद आती है एडीएम रैंक। ठीक है, तीसरा जो प्रमोशन होगा आपका 20 साल के बाद। ठीक है, तो 20 साल के बाद जो प्रमोशन होगा उसमें आप क्या बनेंगे, एडीएम या फिर एडिशनल कलेक्टर, इस रैंक का नाम है, और वो 20 साल के बाद बनते हैं। तो इसमें आपको 20 साल के बाद आप क्या बन सकते हैं, तो आप एडीएम बन सकते हैं लोक शिकायत निवारण के। उसके बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी बन सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि मान लो सीएम सेक्रेटेरिएट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। आप सुनते होंगे ना कि हेल्थ डिपार्टमेंट का डिप्टी सेक्रेटरी है या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट का डिप्टी सेक्रेटरी है। तो वो आप तब जा करके बनते हैं, अगर मान लो कि, क्योंकि एडीएम, अगेन एडीएम जो है वो एक जिला में एक ही नहीं हो सकता है, वो कितने भी नंबर का हो सकता है। अगेन लॉ एंड ऑर्डर, एस्टेब्लिशमेंट, अलग अलग चीज़ों के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों के लिए। जैसे अभी कोरोना का मौसम चल रहा है, तो अभी उसके लिए एक अलग से एक एडीएम को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो टास्क वाइज ये पोस्ट जनरेट की जाती है डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है। और एडिशनल कलेक्टर आपको पता ही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप क्या बन सकते हैं, आप एडीएम बन सकते हैं, एडिशनल कलेक्टर बन सकते हैं, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी बन सकते हैं, या फिर सिटी मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपकी लेवल जो होगी वो 7600 ग्रेड पे होगी, लेवल 12। इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इसमें सैलरी कितनी आती है। उसके 10 साल के बाद आप क्या बनेंगे, डीडीसी बनेंगे। ठीक है, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, जो कि और ज्वाइंट सेक्रेटरी का रैंक का पोस्ट है। ठीक है, 30 साल के बाद बनेंगे। तो आप अगर 30 साल में ज्वाइन करते हैं तो कई लोग इतने में रिटायर हो जाएंगे, और जिन्होंने पहले ज्वाइन किया है मान लो 25 की एज में, तो उनको चांस मिलेगा डीडीसी बनने का। तो एडीएम और या तो वो, ठीक है, डीडीसी बन जाएंगे। और इसके अलावा मान लो कि डीडीसी का पोस्ट खाली नहीं है, तो आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं फिर से, और एडिशनल कलेक्टर भी बन सकते हैं। ठीक है, या डीडीसी बनेंगे। फील्ड में आपकी यही 3 पोस्टिंग रहेगी। उसके बाद ज़्यादातर लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो 30 साल के बाद ये होती है। उसके बाद आप स्पेशल सेक्रेटरी बनेंगे 40 साल के बाद। ठीक है, जो कि आखिरी पोस्ट होती है, लेवल 14। तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं अगर आप 40 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो, चौथी प्रमोशन है। या फिर अगर लकीली आपकी प्रमोशन 6-7 साल में हो गई या 8 साल में हो गई, तो भी आप स्पेशल सेक्रेटरी तक बन सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस ऐसा रहता है कि लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी मोस्टली लोग बनते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी कोई कोई लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, प्रमोशन स्लो होती है। इस हर पोस्ट की एक बात कॉमन रहेगी कि 10 साल में प्रमोशन होगा, उससे पहले आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और हर पोस्ट में की अलग खास बात है, हर पोस्ट पावरफुल है। ठीक है, अगर आप बीपीएससी से कोई भी पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी जगह पे ही जा रहे हैं, आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के बाद बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बाद जो है आपकी सैलरी लेवल 9 पे ज्वाइन करते हैं, और इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कितनी सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं बिहार पुलिस सर्विस के बारे में। जी हाँ, बिहार पुलिस सर्विस दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से। ठीक है, कई लोगों को ये पुलिस की जॉब पसंद नहीं है, तो वो बिहार फाइनेंस सर्विस इससे पहले ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि बिहार पुलिस सर्विस ज्वाइन करें दूसरे नंबर पे। बहुत ही पावरफुल पोस्ट है, पुलिस की जॉब है, लेकिन आप सीधा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो डीएसपी एक सब डिवीजन लेवल का पुलिस ऑफिसर होता है, एसडीपीओ। आप आईपीएस से भी जाते हैं तो डीएसपी बनते हैं, एएसपी बनते हैं, दोनों की रैंक बराबर होती है। ठीक है, लेवल आपको मिलता है 9, जो कि सैलरी स्केल है। तो पहली पोस्ट आपको डीएसपी दी जाती है, और आपकी पोस्टिंग सब डिवीजन में कहीं पे होती है। ठीक है, और आपके अंदर काफ़ी सारे थाने आते हैं, पुलिस स्टेशन और आउटपोस्ट आते हैं आपके अंदर।
ठीक है। अब डीएसपी पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक सब डिवीज़न में एक ही डीएसपी होता था, इसलिए लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। डीएसपी क्या होता है, एएसपी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। अब काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न हो गई है इन सारे पोस्ट में कि एसडीओ, डीएसपी, एडीएम, इनको मतलब कि अ, अलग तरीके से कर दिया गया है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि अब डीएसपी क्या है, अलग-अलग अलग-अलग टास्क के लिए अलग-अलग डीएसपी होता है। ट्रैफिक के लिए अलग डीएसपी होगा, ठीक है, क्राइम के लिए अलग, स्पेशल टास्क फोर्स के लिए अलग, ठीक है। फिर आपका मान लो कि विजिलेंस के लिए अलग है, ठीक है। तो इस तरह से डीएसपी में ही अलग-अलग टास्क के लिए अलग-अलग डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसीलिए इतने सारे डीएसपी की रिक्रूटमेंट है। और डीएसपी कैसे बनते हैं, आईएएस से भी बनते हैं, सॉरी आईपीएस से बनते हैं, अब बीपीएस से बनेंगे, और दूसरा जो इंस्पेक्टर लोग प्रमोट होके बनते हैं, ठीक है। तो 10 इसमें क्या है कि 10 साल के बाद आपकी लेवल चेंज हो जाएगी 11, प्रमोशन कोई एक्सपेक्ट मत करना। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से इसमें कम प्रमोशन है, और गलती से भी बिहार पुलिस सर्विस को नंबर 1 पे ऑप्ट मत कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रमोशन कम होती है। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नंबर 1, और नंबर 2 पे बिहार पुलिस सर्विस। आप 10 साल के बाद आप सोचेंगे कि आप डीएसपी के बाद कुछ और बन जाएंगे, नहीं, 10 साल के बाद आप सीनियर डीएसपी रैंक आपकी मिल जाएगी, लेवल आपका चेंज हो जाएगा, प्रमोशन तो नहीं होगा, सैलरी बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन आप रहेंगे डीएसपी ही, सीनियर डीएसपी हो जाएंगे। उसके बाद फिर अलग अलग काम आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एडिशनल एसपी 10 साल के बाद, यानी कि 20 साल के बाद आपको एडिशनल एसपी का रैंक मिलेगा, ठीक है। अब एडिशनल एसपी क्या होता है? तो एडिशनल एसपी जो है वो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में, वो हमारे एसपी साहब को सपोर्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग, क्राइम के लिए अलग, सीआईडी के लिए अलग, एसआईटी के लिए अलग, बिजनेस के लिए अलग। और उसमें क्या है, ऑफिशियल जॉब में भी एडिशनल एसपी होते हैं, ऑफिस का काम होता है उनका, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी सारे एडिशनल एसपी होते हैं, उनको लेवल 12 मिलता है, आप 20 साल के बाद पहुंच जाते हैं। उसके बाद अगर आपकी एज बचती है तो आप 30 साल में आपकी प्रमोशन फिर स्टाफ ऑफिसर में एआईजी आप बनते हैं, ठीक है, असिस्टेंट एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, एआईजी। इसको कई लोगों ने मुझे कहा है कि अलग से वीडियो बना करके आईपीएस से कंपेयर करूं, तो उसके लिए ज़्यादा अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे मैं आपको बता देता हूं कि जब आप डीएसपी पे ज्वाइन करते हैं, बिहार पुलिस सर्विस से लेवल आपकी दी जाती है 9, आप आईपीएस के थ्रू एएसपी पे ज्वाइन करते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेवल दी जाती है 10। 10 साल के बाद आप बिहार पुलिस सर्विस में सीनियर डीएसपी बनते हैं, ठीक है, लेवल आपकी होती है 11। और वहीं आईपीएस से आप बन जाते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और या फिर छोटे डिस्ट्रिक्ट का आप एसपी बन जाते हैं, या फिर जो रूरल, आप सुनते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में आजकल एक एसपी नहीं होता है, 3-4 एसपी होते हैं, एसपी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, या फिर सिटी, अर्बन, रूरल, ऐसे ट्रैफिक, अलग अलग एसपी होते हैं, तो वो आप आईपीएस के थ्रू बन जाते हैं। और तीसरा प्रमोशन, जो तीसरा जो पोस्ट मिलता है, या फिर जो दूसरा प्रमोशन होगा, वो एएसपी में जहाँ पे आप करेंगे, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में बिहार पुलिस सर्विस से अगर आप जाते हैं तो, लेकिन अगर आप आईपीएस से जाते हैं तो आप सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाते हैं, आप लेवल हो जाती है आपकी 12, ठीक है। वहीं स्टाफ ऑफिसर जब आप बनते हैं एआईजी बिहार पुलिस सर्विस से, तो दूसरी ओर आप एसएसपी से प्रमोट हो जाते हैं डीआईजी में। तो डीआईजी के बाद फिर आप बन जाते हैं एडीजीपी, उसके बाद फिर डीजीपी, सॉरी, डीआईजी के बाद आप बन जाते हैं आईजी, आईजीपी, और उसके बाद फिर एडीजीपी, उसके बाद डीजीपी। ये है आईपीएस की हायरार्की। वहीं बिहार पुलिस सर्विस के स्टाफ ऑफिसर। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बिहार पुलिस सर्विस से एसपी क्यों नहीं बने, ठीक है, एएसपी और क्या क्या बने जा रहे हैं। तो बिहार पुलिस सर्विस से आप एसपी नहीं बन सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके लिए आपको आईपीएस का एग्जाम देना होगा, इंटरनल। सिमिलरली आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बन सकते हैं, उसके लिए आपको आईएएस में प्रमोट होना पड़ेगा, आपको इंटरनल एग्जाम देना होगा यूपीएससी का, ठीक है। तो
जिस तरह से आप उसमें एडीएम और डीडीसी बन के रिटायर हो जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी आप एडिशनल एसपी बन के रिटायर हो जाते हैं। और एडिशनल एसपी के ऊपर आज तक बिहार पुलिस सर्विस से कोई ऊपर नहीं जा पाया है। हाँ, अगर उनकी प्रमोशन, अगर उन्होंने अपना एग्ज़ाम के थ्रू, इंटरनल एग्ज़ाम के थ्रू अगर वो आईपीएस बन गए या आईएएस बन गए, तो फिर उनको वो सारी सुविधाएं मिलती है जो एक आईपीएस और आईएएस को मिलती है। ये दो डिमेरिट है और मेरिट भी है, ठीक है, तो आपके पास चांस है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो तीसरे नंबर पे अनडाउटेडली बिहार फाइनेंस सर्विस है। ठीक है, इसको आप लोग बिहार रेवेन्यू सर्विस मत समझ लेना। बिहार रेवेन्यू सर्विस अलग है, बिहार फाइनेंस सर्विस अलग है। ठीक है, और ये आप दूसरे नंबर पे भी ऑप्ट कर सकते हैं कई लोग पुलिस सर्विस की जगह पे, लेकिन मैं इसको तीसरे नंबर पे रखूंगा। बिहार फाइनेंस सर्विस, जिनको पुलिस पसंद नहीं है वो इसको दूसरे नंबर पे रख सकते हैं। ठीक है, तो बिहार फाइनेंस सर्विस तीसरे नंबर पे। तो इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है? तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो कमर्शियल टैक्स आते हैं, ठीक है, चाहे वो इंटरटेनमेंट टैक्स टैक्स हो या फिर जो स्टेट जीएसटी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ये वसूलते हैं। तो इसमें आपकी जो पहली पोस्टिंग होगी वो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में होगी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमर्शियल टैक्स टैक्स ऑफिसर होगा, एक डिस्ट्रिक्ट में एक होगा। ठीक है, और उसकी जो ज्वाइनिंग होगी वो लेवल 9 पे होगी। प्रमोशन इसमें अच्छी है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरह है, 3-4 प्रमोशन होगी, लेकिन सेम है, 10 साल पे ही होगी। ठीक है, पहले नहीं होगी। आ, तो इनका काम आपको बता दिया कि टैक्सेशन से है, रेवेन्यू कलेक्शन से है। ठीक है, तो उसके बाद कमर्शियल टैक्स ऑफिसर आप बनेंगे। आप देखेंगे कि कमर्शियल टैक्स ऑफिस एक अलग होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, हर डिस्ट्रिक्ट में। वहीं पे आपकी जॉब लोकेशन होगी। ठीक है, और मोस्टली ये आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही पोस्टिंग होगी, तो इसलिए भी ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है। कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के बाद 10 साल के बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर। ये आपकी पोस्टिंग है। तो 5400 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 6600, 7600, इस तरह से आप आगे प्रमोट होके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा आप सबको ब्रीफ कर दूं कि जो भी अदर सर्विस में है, कई लोग एसएससी सीजीएल में हैं, या फिर कई लोग काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, कई लोग इंजीनियरिंग सर्विस में हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर वो लोग छोड़ के अगर आना चाहते हैं तो बस यहीं तक रुक जाएं, ये 3 पोस्ट के लिए आ सकते हैं, कि पुलिस सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और फाइनेंस सर्विस के लिए। इसके बाद के जो भी पोस्ट होंगे वो अ, मतलब कि ऐसी पोस्ट नहीं होंगी, कई पोस्ट कि आप दूसरे पोस्ट छोड़ के आए। तो ये आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो आइए आप आगे डिस्कस करते हैं कि चौथे नंबर पे कौन सी पोस्ट है। तो जी हाँ, चौथे नंबर पे हमारा ये बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस है। ठीक है, तो बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस, तो इसको निबंधन सेवा भी कहा जाता है। ठीक है ना, निबंधक। तो अपर निबंधक या फिर सब रजिस्ट्रार आपने नाम सुना होगा, या सब असिस्टेंट या एडिशनल सब रजिस्ट्रार। तो बिहार झारखंड में तो बिजनेस, आपको पता ही है लैंड बिजनेस कितना चलता है, तो आप सबको पता होगा कि ये पोस्ट कितना ज़्यादा फेमस है। अगर आप ज़मीन जाते हैं आप रजिस्ट्री कराने, तो आपको इन्हीं लोगों के पास जाना होता है। तो ये उन तीनों के बाद ये सबसे अच्छा पोस्ट है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी फेमस पोस्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लैंड रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया। तो इसमें पहली पोस्ट आपको मिलती है सब रजिस्ट्रार या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, या फिर कह सकते हैं सहायक निबंधक। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पहली पोस्टिंग ये होती है। उसके बाद लेवल 9 ही इसको दिया जाता है। ठीक है, 5400 ग्रेड पे इसकी भी रहेगी। उसके बाद आप इसमें भी प्रमोशन का वही सिस्टम है, 3 प्रमोशन आपको मिलेगा हर 10 साल के बाद। तो दूसरा जो प्रमोशन होगा, आप डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार बन जाएंगे। पहले तो सब डिविजनल रजिस्ट्रार होंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार हो जाएंगे, डीएसआर। उसके बाद फिर आप क्या बनेंगे, एआईजी बनेंगे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, और डीआईजी बनेंगे
रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के। तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या है? निबंधन डिपार्टमेंट। अब आपको ये चीज समझना चाहिए कि ये तीनों एक ही डिपार्टमेंट है। मद निषेध, उत्पाद और जो निबंधन है, तो प्रोहिबिशन हो गया या एक्साइज हो गया, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये तीनों। तो ऊपर जाने के बाद आपके जो आईएएस हैं वो सेम ही होंगे, ठीक है। तो जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट होता है या उत्पाद विभाग जो है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप उसमें हायरार्की कैसे चलती है? एएसआई, एसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ठीक है, फिर उसमें फिर असिस्टेंट कमिश्नर या फिर सुपरिटेंडेंट, फिर एआईजी, डीआईजी, ऐसे चलता है उसमें भी। फिर दूसरी तरफ आप कमर्शियल टैक्स का भी आपने देखा कि उसमें असिस्टेंट कमिश्नर होता है फाइनेंस, फाइनेंस सर्विस के अंदर। तो ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्विस एक अलग सर्विस है, इसके तहत अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आपको वही ज़मीन वाला काम देखना पड़ेगा, रजिस्ट्री वाला, क्योंकि लोग काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये मेरे हिसाब से चौथे नंबर पे इसी को रखूंगा मैं। तो ये आपने देख लिया, ठीक है, कि यही वाली रैंकिंग है। आ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो पांचवें नंबर पे है, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कई लोगों को ये लगेगा कि अरे यार, इससे अच्छी पोस्ट तो वो है। तो ये मैंने अपने चॉइस के हिसाब से बताई है, और मैं आपको पोस्ट के बारे में डिटेल्स बताता जाऊंगा। तो आप खुद कंपेयर कर लेना कि आप आगे पीछे कर लेना उस हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा लगेगा अच्छा। अगर वो सारी पोस्ट हो सकती है कि आपको अच्छी लगे। तो मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मैं पांचवें नंबर पे क्या रखूंगा और क्यों रखूंगा। ये असिस्टेंट डायरेक्टर जो है सोशल वेलफेयर का जो पोस्ट है, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसमें उसके हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगी पटना में, ठीक है। तीन डायरेक्टरेट्स हैं इसकी, वो तीन डायरेक्टरेट्स में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगी। वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, ये इसकी हायरार्की है, ठीक है। और जो भी आपकी सोशल वेलफेयर के जो स्कीम्स हैं, ठीक है ना, तो सोशल वेलफेयर में क्या क्या चलता है, जैसे कि डिसेबिलिटीज के लिए, या फिर जो ओल्ड एज हो गए, या फिर वुमेन वुमेन हो गई, या फिर चिल्ड्रन हो गई, इन सब के लिए जो डेवलपमेंट की स्कीम्स आती है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अब सोशल वेलफेयर के अंदर ही तीन तरह की डिपार्टमेंट्स होती हैं। एक तो आपका ऑफिस का जॉब हो गया, जो ये वाला है असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर। दूसरा एक फील्ड जॉब होता है। फील्ड जॉब कहाँ से होता है? तो उसमें आपको ब्लॉक लेवल पे होता है सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो होता है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जिसको कहा जाता था। उसके बाद फिर डिप्टी डायरेक्टर बनते थे, वो फील्ड जॉब हो गया। ये क्या है कि ये आपकी हेडक्वार्टर पोस्टिंग है, तो इसमें ज़्यादा भागदौड़ नहीं है। तो ये भी मेरे ख्याल से अच्छी पोस्ट है, पटना में रहना है आपको। और ये लेवल आपको सेम मिलेगा, लेवल 9, ठीक है, 5400 ग्रेड पे। बढ़िया पोस्ट है, पावर भी अच्छी है, रेस्पेक्ट भी अच्छी है, सरकारी जॉब है, मस्त, ठीक है। तो फील्ड में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए बहुत ढंग का पोस्ट है। तो आप इसको चूज कर सकते हैं, पांचवें नंबर पे आप रख सकते हैं। उसके बाद छठे नंबर पे अगेन एक पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। रजिस्ट्रार क्या होता है? अगेन निबंधक, सहायक निबंधक सहयोग समिति के लिए, ठीक है। तो एक तो है वो निबंधन सेवा, ठीक है, उसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? सहयोग समिति, तो हर जिले में होती है। तो कोऑपरेटिव में क्या होता है ना कि तीन तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। एक तो होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जहाँ पे जितने भी कोऑपरेटिव्स कंपनी होती हैं, जो प्राइवेट कोऑपरेटिव्स जो फॉर्म किए जाते हैं, मान लो कि दो चार लोग मिल करके या 10 लोग मिल करके एक कंपनी खड़ा करना है, कोऑपरेटिव कंपनी बनाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, ठीक है। तो उसके उस तरह की कंपनीज का रजिस्ट्रेशन इनके पास होता है, ठीक है। दूसरा कि ऑडिट, अब मान लो कि किसी किसी ने ऑलरेडी ऐसी कंपनी खोली हुई है, उनका क्या बिजनेस है, उनका आउटपुट क्या आ रहा है, तो उन सब का ऑडिट होता है। तो उसके लिए एक ऑडिट डिपार्टमेंट है, एक रजिस्ट्रेशन के लिए डिपार्टमेंट है, एक ऑडिट के लिए डिपार्टमेंट है, और तीसरा
इन सब के लिए जो फसल और वो सारे जो किसानों के मदद के लिए है एक डिपार्टमेंट है, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर होता है, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, तो वो डायरेक्ट नहीं बनते हैं डीसीओ। उसमें क्या है कि बिहार एसएससी के थ्रू बीसीओ बनेगा, बिहार कोऑपरेटिव ऑफिसर, उसके बाद फिर आप डीसीओ में प्रमोट होते हैं। पहले सब डिविजनल कोऑपरेटिव ऑफिसर, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, उसके बाद फिर ड्यूटी डायरेक्टर। ठीक है, तो वो उनकी, तो ये सारे काम होते हैं इसमें। तो ये जो पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये क्या है कि सहायक निबंधक सहयोग समिति के लिए, तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पोस्ट है। ज़्यादा भागदौड़ का पोस्ट नहीं है, आपकी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगी। ठीक है, और इसके बाद फिर आप जो प्रमोट होकर के बनेंगे, उसके बाद आप डिप्टी रजिस्ट्रार बनेंगे। उसके जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी लेवल 9 होगी, और जब आपके 10 साल के बाद प्रमोशन होगी डिप्टी रजिस्ट्रार में, तो आप लेवल 11 होगा। उसके बाद फिर ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनेंगे 12। इन सब में प्रमोशन थोड़ा लेट हो सकता है, 10 साल की जगह 12-15 साल भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कई बार आप लकी हैं तो 8-10 साल में भी हो जाता है प्रमोशन। और उसके बाद रजिस्ट्रार आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रार एक आईएएस होता है, सीनियर आईएएस ऑफिसर। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रार होता है, निबंधक, जो हाईएस्ट पोस्ट है, वो एक आईएएस होगा। तो ये भी एक बढ़िया पोस्ट है, और मैंने इसको 6ठे नंबर पे रखा है। ठीक है, 7वें नंबर पे अगेन सहयोग समितियों का जो है वो है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर का जो हिंदी है अंकेक्षण, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी। तो मैंने बताया था कि एक तो रजिस्ट्रेशन करता है, तो वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, कंपनी रजिस्टर करती है वहाँ पे। ठीक है, कोऑपरेटिव कंपनी रजिस्टर कराती है वहाँ पे। और जो उन सारी चीज़ों के जो कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एम्प्लॉयज़ हैं और उनसे रिलेटेड जो काम देखेंगे, उनका जो ऑडिट करते हैं, अंकेक्षण करते हैं, वो कौन करेंगे? वो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर। तो इसके नीचे भी कई पोस्ट होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके सब ऑफिसर्स नहीं होंगे आपके अंदर। ऑब्वियसली आप जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, तो आपके अंदर सब डिवीजन लेवल के पदाधिकारी होंगे, ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी होंगे, आपके अंदर काफ़ी सारे कर्मचारी होंगे, क्लर्क्स होंगे। तो उस उन सब की टेंशन नहीं लेनी है, और गाड़ी घोड़ा क्वार्टर की टेंशन नहीं लेनी है आपको। अगर आप लेवल 8 और 9 के ऊपर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो वही चीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर बढ़िया पोस्ट है ये भी। ठीक है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर बनेंगे, उसके बाद आप डिविजनल ऑडिट ऑफिसर बनेंगे, उसके बाद आप ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनते हैं इससे भी। ठीक है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार आप इसके पिछले वाले पोस्ट से भी बन सकते थे। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर वाला जो पोस्ट था कोऑपरेटिव, और इससे भी बन सकते हैं। तो इसको भी मैं 7वें नंबर पे रखूंगा। ठीक है, अ, अब जो है अब जो पोस्ट आने वाली है वो अगेन पुलिस से रिलेटेड है। देखिए, कई लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है पुलिस डिपार्टमेंट में। ठीक है, मान लिया कि कोई डीएसपी नहीं बन पाया, और उसको इस तरह के मान लो कि आराम वाली जॉब नहीं चाहिए, ज़्यादा मतलब कि एडवेंचरस चाहिए, तो वो आप इस तरह की जॉब भी देख सकते हैं। अगर आपको पुलिस जॉब पसंद है तो आप जेल सर्विस भी ऑप्ट कर सकते हैं, प्रोबेशन सर्विस भी ऑप्ट कर सकते हैं। अ, मैंने इसको इन तीनों जो असिस्टेंट डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन सर्विस के बाद रखा है। आप चाहें तो इसको पहले रख सकते हैं। ठीक है, तो जेल सुपरिटेंडेंट, लेकिन उसकी सैलरी थोड़ी कम है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप ज्वाइन करेंगे जेल सुपरिटेंडेंट बिहार जेल सर्विस में, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग होती है डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे। ठीक है, उसके बाद आप सुपरिटेंडेंट बनते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल में। और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो सब डिविजनल जेल का जेल जो होता है, जेल 3-4 जगह पे होती हैं। एक तो सब डिवीजन में होगा, एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, और एक सेंट्रल जेल होता है। ठीक है, तो उसका जेलर जो आपको पता होगा, ठीक है, फिल्म में देखते हैं ना जेलर, तो वही है जेलर। ठीक है, जेल सुपरिटेंडेंट। तो बिहार जेल सर्विस में यही है, आप ज्वाइन करेंगे तो लेवल 9 पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सुपरिटेंडेंट पे। उसके बाद आप सेंट्रल जेल में भी आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, आप सुपरिटेंडेंट पे ही। उसके बाद आप एआईजी बनेंगे, डीआईजी बनेंगे, ये इसकी हायरार्की है। ठीक है, 9 पे आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद 15 12-15 साल के बाद आप
11 में पोस्टिंग होगी, उसके बाद फिर 12 तक आप जा सकते हैं। तो ये जेल सुपरिटेंडेंट सर्विस है। उसके बाद बिहार प्रोबेशन सर्विस, सेम तरह की सर्विस है। कई लोगों को पता ही नहीं है बिहार प्रोबेशन सर्विस क्या होती है, क्योंकि आ, उतना सुना हुआ नहीं लगता है, लेकिन ये भी एक तरह का प्रिजन सर्विस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि वैसे कैदी जिनको अभी सजा नहीं हुई है, ठीक है, तो उनको जो ध्यान रखना होता है ना, उस तरह की जेल में एक अलग तरह से रखा जाता है, या फिर सुधार, बाल सुधार और वो सब सारी जो चीजें होती हैं जेल में, वो इनके अंदर आती है। ठीक है, बिहार प्रोबेशन पे, एक तरह से आप समझ लो ना कि कैदी लोग प्रोबेशन पे होते हैं। ठीक है, अभी कैदी फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, तो उनको इनके अंदर रखा जाता है, प्रोबेशन सर्विस वाले ऑफिसर के पास रखा जाता है। ये भी एक तरह की जेल सर्विस ही है, इनकी भी पोस्टिंग जेल में ही होती है। तो सब डिविजनल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, अगेन सेंट्रल जेल, उसके बाद तो इन्हीं जगहों पे इनकी पोस्टिंग होती है। और जब ज्वाइन करते हैं तो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर पे जब ज्वाइन करेंगे आप, तो आपको लेवल 8 मिलेगा 4800 ग्रेड पे, लेकिन 4 साल के बाद आपकी लेवल 9 हो जाएगी इसमें, ये दिया हुआ है। और 4 साल के बाद आप लेवल 9 हो जाएंगे। उसके बाद आप 10-15 साल बाद, यानी कि 15 साल ऑफ द सर्विस के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेवल 11 हो जाएगी। पोस्ट का नाम आपका वही जेल सर्विस की तरह ही रहेगा, जेल सुपरिटेंडेंट एंड अगेन AIG, DIG एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के बारे में। तो अगर आपको पुलिस सर्विस, जेल सर्विस से चिढ़ है, कई लोगों को होती है, तो उन दोनों के पहले आप डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सीधा जिला माइनॉरिटी कल्याण पदाधिकारी बनेंगे। और इसमें आपने सुना होगा कि इस विभाग के अंदर आपको वक्फ वक्फ बोर्ड होता है, जैसे सिया वक्फ बोर्ड या सुन्नी वक्फ बोर्ड, उर्दू एकेडमी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट हज कमेटी जो होती है, तो ये सारी चीज़ें इस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। उसके बाद माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए जितने भी फंड्स आती हैं, वो जिला माइनॉरिटी कल्याण पदाधिकारी के हाथों से ही उसके फंड रिलीज होते हैं। तो पावरफुल पोस्ट है ये भी, फाइनेंशियल पावर अच्छी है इसकी भी। ठीक है, तो उन सब पोस्ट के बाद आप इसको रख सकते हैं, अगर आपको जेल में नहीं जाना है तो। ठीक है, जेल के इसके बाद आप जेल वाले को रख सकते हैं। ठीक है, मैंने उस हिसाब से रखा है। तो इसके नीचे भी काफ़ी सारे ऑफिसर्स होते हैं। ब्लॉक माइनॉरिटी ऑफिसर से स्टार्ट होता है ऑफिसर लेवल पे, एक सुपरवाइजरी पोस्ट है। वो ब्लॉक लेवल पे वो काम देखता है। ठीक है, जितने भी स्टाइपेंड का काम है वो सारे देखते हैं वो। उसके बाद फिर सब डिविजनल माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर भी होते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। तो अच्छा खासा इनकी कैडर है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के बाद आप को असिस्टेंट डायरेक्टर, अगर आपकी पोस्टिंग पटना में दी जाती है वेलफेयर डिपार्टमेंट में, तो उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर आप बन सकते हैं। उसके बाद फिर आप ज्वाइंट डायरेक्टर बन सकते हैं। तो बढ़िया कैडर है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अ, और हाँ, उसको भी गाड़ी घोड़ा सारी सुविधाएं मिलती है। ठीक है ना, सारे पोस्ट को मिलते हैं। कहाँ नहीं मिलेगी मैं वहाँ पे बता दूंगा, जहाँ पे नहीं बता रहा हूँ मतलब समझ लेना, बाय डिफॉल्ट सारी सुविधाएं मिलती हैं। उसके बाद ये है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली सर्विस। ठीक है, ये आपकी जो विधानसभा में आपका प्रशाखा पदाधिकारी, इसके बारे में भी काफी लोग पूछ रहे थे। तो बिहार ये शाखा प्रशाखा पदाधिकारी ऑब्वियसली अच्छा पोस्ट होगा। क्यों अच्छा पोस्ट होगा? क्योंकि आप लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का खूब सारा फॉर्म भरते हैं, सचिवालय सहायक, या फिर जो पहले हुआ करता था, या फिर, है ना, वही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एक पोस्ट सीनियर, जो वो लोग 10 साल के बाद जहाँ पे पहुँचते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पहुँच रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत बढ़िया पोस्ट है। पटना में पोस्टिंग रहेगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी इसमें, तो बढ़िया पोस्ट है ये। ठीक है, तो इसके नीचे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं ही, बाकी स्टेनोग्राफर और वो रहते ही हैं, और साथ में और जो आपको LDC UDC वो मिलते ही हैं। ठीक है, ऑफिशियल काम है, पेपर वर्क ज़्यादा होता है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है कि जो पेपर्स तैयार करने होते हैं, जो स्पीच तैयार करनी होती है, क्या क्या मोशन चलेगा, ठीक है, उन सबको तैयार करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आसान काम है, हेडेक तो है।
ठीक है। स्पेशली जब सेशन चल रहा होता है, जब विधानसभा की सेशन चलते हुए काफ़ी काम उस समय बढ़ जाता है। और तो ये है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपके जूनियर रहेंगे, उसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर, और इसके बाद 10-15 साल में कहा जाता है, लेकिन 15 साल 20 साल लग जाते हैं अंडर सेक्रेटरी बनने में। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये कहने के लिए हायरार्की है, आज तक कोई डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बन पाया है। तो अंडर सेक्रेटरी बन सकते हैं आप, रिटायर हो जाइएगा उतने में। ठीक है। तो सेक्शन ऑफिसर काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, और कई लोग इसको चाहें तो आप जो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर और वो सब, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट ऑफिसर, जेल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर, तो इन प्रोबेशनरी ऑफिसर, उन सब के ऊपर इसको रख सकते हैं अगर आप पटना में रहना चाहते हैं तो। ठीक है। अदरवाइज पावरफुल तो नहीं माना जाएगा इसको। अ, किसी और सेंस में पावरफुल मान सकते हैं आप, पॉलिटिशियन से मिलना जुलना आपका होता है। ठीक है, तो ये भी अच्छी पोस्ट है। ठीक है। और कारवार वो सब तो छोटी मोटी बात है, लेकिन हालांकि इसको नहीं मिलती है वो सारी सुविधाएं। ठीक है, अंडर सेक्रेटरी से आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आइए देखते हैं, लेकिन ये है बहुत बढ़िया पोस्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो ये है नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, आपको पता होगा, लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट का है ये, श्रम संसाधन विभाग। तो श्रम संसाधन विभाग भी आपका वो रजिस्ट्रेशन और उत्पाद विभाग की तरह ये भी कंफ्यूजिंग है बहुत। ठीक है, इसके भी ढेर सारे विंग है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरह इसके भी ढेर सारे विंग हैं। तो इसमें एक लेबर विंग है, ठीक है, जिसमें लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। पता नहीं इतने सारे लोग क्यों लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बारे में पूछते हैं, कोई खास पोस्ट नहीं है दोस्त। ठीक है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो सबसे नीचे का पोस्ट है। ज्वाइन करना है तो ये सब ज्वाइन करो, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। ठीक है, जिला लेवल पे एक होगा, जिला लेवल का पद है। ठीक है, और सीनियर डिप्टी कलेक्टर भी इसको बनाया जाता है कभी कभी। तो लेबर विंग में आप देखो कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर नीचे रहेगा, फिर उसके अंदर लेबर सुपरिटेंडेंट। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट लेवल कमिश्नर बनते हैं, डिप्टी लेबर कमिश्नर बनते हैं, और लेबर कमिश्नर तो आईएएस होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें टेक्निकल विंग होती है, जिसमें कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल विंग में आती है, जो मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह और जितने भी इंजीनियर्स हैं वो फॉर्म भरते हैं। उसके बाद टेक्निकल विंग के अंदर ही एक बॉयलर इंस्पेक्टर का आता है, और चीफ ऑफ बॉयलर इंस्पेक्टर, तो वो पोस्ट भी टेक्निकल विंग के अंदर आती है, जिसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स अलाउ होते हैं। ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट जो तीसरा जो डिपार्टमेंट है, जैसे लेबर विंग आपने देखा, और उसके बाद टेक्निकल विंग आपने देखा, उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है कि हेडक्वार्टर में ये जॉब होती है, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, और रीजनल लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट फील्ड लेवल पे जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है, इसका एक और विंग है, वो है मेडिकल सर्विस, जो कि ईएसआई, आपको पता होगा, जो इंश्योरेंस वाला, जो मेडिकल क्लेम करते हैं बिहार सरकार के जो एम्प्लॉय, तो वो भी मेडिकल सर्विस लेबर रिसोर्स के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बहरहाल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जब आप बनेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जिला लेवल पे अगर कोई रोजगार सृजन होता है तो आपको समय समय पे जो जो फेयर लगते हैं, या फिर रोजगार मेला कहा जाता है, इस तरह की चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, ये मेन काम यही सारे हैं इसमें। तो आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर पे ज्वाइन करते हैं, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, ये हायरार्की है। 12-15 साल में प्रमोशन होती है, तो ये भी एक बढ़िया पोस्ट है, ठीक ठाक। उसके बाद बिहार इलेक्शन सर्विस। तो इलेक्शन का तो पता है आपको कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है वो कौन होता है। पहले तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं स्टेट के, वो तो चीफ होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिलाधीश होते हैं अपने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं परमानेंट वाले, वो इसके बिहार इलेक्शन सर्विस के थ्रू जाते हैं। तो जितने भी आपका वोट जो इलेक्शन से रिलेटेड काम है, जितने भी जो मतदाता वाला काम हो गया, या फिर जो जो मतलब जो वोटर लिस्ट जो बनता है, या फिर जो
कैंडिडेट जो का नॉमिनेशन फॉर्म होता है, या फिर जितने भी इस तरह के जो काम होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, वो सारे काम इनको देखने होते हैं। ठीक है, तो वो सब डिवीजन लेवल पे होते हैं, सब इलेक्शन ऑफिसर, फिर डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर और डिप्टी चीफ इलेक्शन ऑफिसर। तो नॉर्मली जिला में एक ही होता है ये। तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो सब इलेक्शन ऑफिसर के रूप में आप ज्वाइन करेंगे, लेवल 9 आपको मिलेगा, मतलब कि सहायक इलेक्शन अधिकारी आप होंगे। उसके बाद आप डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर बनेंगे, उसके बाद फिर आप डिप्टी चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनेंगे, और चीफ इलेक्शन ऑफिसर तो हमारे डीएम साहब रहेंगे। तो उसके नीचे 12वें लेवल तक आप 60 साल पार हो जाएंगे। तो इसमें भी वही 12-15 साल में प्रमोशन होती है। तो सब इलेक्शन पे आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद डिप्टी इलेक्शन। अभी अभी आपने देखा था कि एक डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर साहब जो थे वो 42 साल के थे, पहली प्रमोशन उनकी हुई थी, 42 साल के वो हो चुके थे, और अभी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस निकाला, ये 63rd में शायद। तो ये भी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, ये भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि जिला लेवल का पोस्ट है तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, और इन सब की पोस्टिंग क्या होती है, कई डिपार्टमेंट के अपने ऑफिस होते हैं। ठीक है, जैसे कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का अपना ऑफिस होता है, नहीं तो ज़्यादातर लोगों का जो समाहरणालय है, कलेक्ट्रेट है, तो जिला फलना पदाधिकारी सबकी सबकी सबके जो ऑफिस हैं, चेम्बर्स हैं, वो समाहरणालय में ही होगा। और समाहरणालय का हेड कौन होगा, समाहर्ता होगा। मुख्य समाहर्ता कौन है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, तो उन्हीं के की बिल्डिंग में आपका भी ऑफिस होता है। ठीक है, इन सब के ऑफिस वहीं पे होते हैं, सारी सुविधाएं होती हैं बाकायदा। ठीक है, एक है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ठीक है, जनसंपर्क पदाधिकारी, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में ये भी। तो इनका क्या काम होता है, कि इनका काम होता है जैसे कोई सी भी आपकी पब्लिक रिलेशन की बात हुई, पीआर, जो भी आपको क्या कहते हैं उसको, कोई सी भी टेंडरिंग करनी है, या फिर कोई सा भी न्यूज़ प्रेस रिलीज निकालनी है, तो वो सारे काम ये करते हैं। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एक तरह से आप कह लीजिए, जो आरटीआई के अंदर, तो वो सारे काम यही लोग करते हैं। तो इनकी भी ज्वाइनिंग होती है लेवल 9 पे, उसके बाद प्रमोशन होगा 11 पे, 12 पे, 11 तक वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, 15 साल बाद ही प्रमोशन होगी, ज़्यादा प्रमोशन होती नहीं इन सब की, क्योंकि कैडर डिसाइडेड नहीं होता है। ठीक, उसके बाद गन्ना पदाधिकारी, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट शुगर केन ऑफिसर, लेवल 9 पे ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद फिर शुगर केन ऑफिसर के रूप में, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर 11, और डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर 12। तो ये भी अच्छी पोस्ट है, जिनको कोई काम नहीं करना है वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि शुगर केन का हालत आपको पता ही है कि कितना अच्छा है बिहार में। तो ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है इनको, लेकिन जिला लेवल का पद है, और काफ़ी ठीक ठाक पद है। ठीक है, आराम वाला पोस्ट है ये। ज़्यादा, इसीलिए जितना आराम का पोस्ट मिलेगा उतना ही आपको लोग नहीं जानेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी जिला पदाधिकारी सरकारी जॉब सब दौड़ता है। ठीक है, 5400 ग्रेड पे इसमें ज्वाइनिंग है, अच्छी पोस्ट है ये भी। तो इन सब के बाद अभी तक आपने जो देखा, सारे 5400 ग्रेड पे स्टार्ट थे, लेवल 9। अब आ जाइए सीधा लेवल 7 पे। ठीक है, मतलब कोई लेवल 8 वाला पोस्ट नहीं है। बिहार प्रोफेशनल सर्विस का भी लेवल 8 था, लेकिन वो 4 साल में 9 हो जाता है। अब आ जाते हैं सीधा 7वें नंबर पे। 7वें मतलब कि 7वां लेवल मिलता है इसमें, 4600 ग्रेड पे। ठीक है, तो बिहार रेवेन्यू सर्विस काफ़ी फेमस पोस्ट है, सबसे ज़्यादा फेमस पोस्ट है जितना भी मैंने बताया अभी। लेकिन फेमस होने से सबसे अच्छा नहीं हो जाता है। ठीक है, अभी तक मैंने जितना बताया आपको, इवन गन्ना पदाधिकारी ही भी इससे अच्छा है, क्योंकि वो लेवल 9 पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो सीईओ के नाम पे इसको नहीं ज्वाइन कर लेना है पहले। आपको जो मैंने पहले अभी तक बताया उतना आपको पहले सेलेक्ट करना है, उसमें से आप कोई सा भी शुरू लास्ट कर लो, वो ठीक है। यहाँ के बाद आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेना, लेकिन इनको उन सब के आगे मत रखना। ठीक है, ये एक स्ट्रिक्ट मेरे तरफ से आपको मतलब कि हिदायत है। तो बिहार रेवेन्यू सर्विस, ठीक है, राजस्व सेवा, जो बिहार राजस्व सेवा है, इसको आईआरएस वाला बीआरएस मत समझ लेना। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस टाइप नहीं है ये।
सर्किल ऑफिसर, जी हाँ, आप सर्किल ऑफिसर में ज्वाइन नहीं करेंगे। इसकी जो ग्रेड पे थी 3-4 साल पहले, वो 4200 हुआ करती थी, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर की, जिस पे आप ज्वाइन करेंगे। लेकिन लड़ झगड़ के इन्होंने 4600 करा लिया है इस बार, तो टेंशन की बात नहीं है, अच्छी सैलरी स्टार्ट मिल जाती है। तो लैंड रेवेन्यू और जो लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन, लैंड सेटलमेंट, लैंड टैक्सेस, तो ये सारे काम इनके होते हैं। भू राजस्व का जो काम होता है ये होता है, ठीक है। और इसी पोस्ट के थ्रू आप कुछ साल के बाद आप सर्किल ऑफिसर बनते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया पद है। तो जिनको सर्किल ऑफिसर बनना है वो इसको ज़रूर ऑप्ट करें, ठीक है। लेकिन पहले साल नहीं बनिएगा सीओ, ठीक है। 3 साल आपको रेवेन्यू ऑफिसर में काम करना पड़ेगा। और रेवेन्यू ऑफिसर कितने हैं? 700-800 हैं पूरे बिहार में। तो इस तरह से आप देखिए कि लैंड रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म्स, तो इन सब का काम होता है। जो आप जमीन खरीदते हैं उसका म्यूटेशन कराना हो गया, कोई सर्टिफिकेट बनाना हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर इनकम सर्टिफिकेट, या फिर जो क्या कहते हैं उसको, रेसिडेंशियल हो गया, आवासीय। तो वो सारे सर्टिफिकेशन तो बनाता ही है। उसके बाद म्यूटेशन जो दाखिल खारिज हो गए, वो सारे काम करते हैं। इसके अलावा आपको एग्जीक्यूटिव पावर भी है, और काफ़ी सारा रेवेन्यू पावर भी है। आपके हाथों से करोड़ों रुपया रिलीज होता है। तो वो जिला लेवल के जितने पदाधिकारी थे वो भी करोड़ों रुपया निकालते हैं अपने हाथ से, ठीक है। उनको भी फाइनेंशियल पावर अच्छी होती है। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है, बिहार रेवेन्यू सर्विस। तो ये इनका काम है। तो इनके नीचे आपको सर्किल इंस्पेक्टर बराबर का पोस्ट है, जो सर्किल इंस्पेक्टर होता है बिहार एसएससी के थ्रू 4600 ग्रेड पे, ठीक है। उसके नीचे अमीन होते हैं, कर्मचारी। और तो ये रेवेन्यू ऑफिसर में आप ज्वाइन करेंगे लेवल 7 पे। उसके बाद आप 3 साल के बाद आप सर्किल ऑफिसर बना दिए जाएंगे। और सर्किल ऑफिसर आपको पता ही है, उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरा वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया पोस्ट है ये सर्किल ऑफिसर का। उसके बाद आप सर्किल ऑफिसर में आप 10 साल 15 साल काम करते हैं। उसके बाद आप डीसीएलआर में प्रमोट हो जाते हैं। डीसीएलआर जो कि एसडीएम एसडीओ का पोस्ट होता है, वो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। और उसमें 10 साल काम करने के बाद अगर आपकी उम्र बचती है तो आप डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, जो भू राजस्व पदाधिकारी। डीसीएलआर का मैंने फुल फॉर्म नहीं बताया इस वीडियो में, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, ठीक है, डीसीएलआर होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर 10 साल के बाद आप बनेंगे, ठीक है, 20 साल के बाद। उसके बाद आप की अगर उम्र बची तो आप एडिशनल कलेक्टर लेवल 12, ठीक है। तो आप रेवेन्यू ऑफिसर पे ज्वाइन करते हैं, 3 साल के बाद सर्किल ऑफिसर बन जाएंगे। उसके 10 साल के बाद आप भूमि सुधार उप समाहर्ता बन जाएंगे। उसके 10 साल के बाद आप जिला भूमि एक्विजिशन ऑफिसर, मतलब कि लैंड एक्विजिशन ऑफिसर बन जाएंगे। उसके बाद एडिशनल कलेक्टर आप बन सकते हैं। तो काफ़ी पावरफुल पोस्ट है, ठीक है। फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सारे पावर मिलते हैं इसको, ठीक है। तो रेवेन्यू ऑफिसर एक गैजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है ये, और इसको आपको सबसे ऊपर रखना है। अभी मतलब कि उन सबसे नहीं, जिला लेवल वालों से नहीं, इन सबसे ऊपर रखना है। अब आइए देखते हैं आगे। तो सबके बाद ऑब्वियसली बिहार रूरल डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, बीडीओ, इसको रखना है आपको, ठीक है। बीडीओ बनना है तो इसी से बनेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि बीडीओ नहीं बनिएगा, आरडीओ बनिएगा। और आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का भी 4-5 साल पहले 4200 ग्रेड पे हुआ करता था, और उसको 4800 आने में 10 साल लगते थे, ठीक है। अच्छा, सीओ का ग्रेड पे जो होता है लेवल 8 होता है, ठीक है, 4800 ग्रेड पे। तो 4600 राजस्व पदाधिकारी पे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद 4800 सीओ पे, 3 साल में वो मिल जाएगा आपको। उसी तरह से रूरल डेवलपमेंट सर्विस में आप ज्वाइन करेंगे आरटीओ पे, ठीक है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में आप ज्वाइन करते हैं। 3 साल आप ट्रेनिंग पीरियड पे रहिएगा, और उसके बाद तुरंत बाद आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बना दिया जाएगा, ठीक है। बीडीओ पहले बनने में लगते थे 7-8 साल, अभी भी 3-4 साल लग जाते हैं, क्योंकि आरडीओ की ग्रेड पे है 4600, उसके बाद 4800 ग्रेड पे है बीडीओ की, ठीक है। और बीडीओ बनने के बाद आपको पता ही है, काफ़ी पावरफुल पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं आप उसके बाद, ठीक है। तो करोड़ों रुपए है, ये भी डेवलपमेंट के लिए पास करता है, फाइनेंशियल पावर होती है, और ठीक है। और इसके अलावा जितने भी ब्लॉक में ऑफिसर्स होते हैं एसएससी वाले,
बिहार एसएससी वाले, वो इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, बीडीओ साहब को। तो अच्छी पोस्ट है ये भी। और इनका काम क्या होता है बेसिकली, इनका भी काम वही, जब डेवलपमेंट रिलेटेड जितने भी स्कीम है, चाहे मनरेगा हो गया, अ, पी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, एनआरएलएम हो गया, जीविका हो गया, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम विकास, ये सारे काम इन्हीं के हैं, ठीक है। तो अच्छी पोस्ट है। और इन सब के बाद आपकी जो वीडियो बन जाने के बाद, आप जैसे कि मान लो कि ज्वाइनिंग की आपने आरडीओ पे, उसके बाद 3 साल बाद आप वीडियो बन जाएंगे, उसके 10-12 साल के बाद आप एडीडीओ बन सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसके 10 साल के बाद आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो बन सकते हैं, या फिर डायरेक्टर बन सकते हैं नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के। और उसके बाद फिर आप जब उसके बाद आप क्या बन सकते हैं, अगले 10 साल के बाद डिविजनल डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, डिवीजन में, कमिश्नरी में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप डीडीसी बनेंगे, ठीक है। इससे फाइनल पोस्ट जो होता है डीडीसी होता है। और उन सब के बाद भी अगर आप में जान बची तो आप एडिशनल डायरेक्टर बन सकते हैं। तो लेकिन प्रैक्टिकली जो है, आप बिहार रूरल डेवलपमेंट सर्विस ऑफिसर में आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर तक बन जाएंगे, डीडीओ तक, लेवल 11 तक। और दूसरी ओर सीओ से अगर आप जाते हैं, उसमें रेवेन्यू ऑफिसर से ज्वाइन करेंगे, तो आप डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर तक आप ज़रूर बनेंगे, मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप 25-30 साल की उम्र में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। तो ये था, दोनों बढ़िया पोस्ट है, और आप इसको इस जगह पे आप, तो वीडियो से आप नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं ये लोकल अर्बन डेवलपमेंट सर्विस जो है। तो कार्यपालक पदाधिकारी का एक पोस्ट है, ठीक है। इसको इसमें आपको पोस्टिंग कहाँ होगी, इसमें नगर पंचायत में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। जो सब डिवीजन लेवल टाइप का, जो छोटे मोटे जो जगह हैं, या फिर ब्लॉक लेवल का समझिए, सब डिवीजन लेवल का नहीं, ब्लॉक लेवल का जो जगह होता है, तो वहाँ के आपको कार्यपालक पदाधिकारी बनाए जाएंगे आप, ठीक है। तो कार्यपालक पदाधिकारी, ये देखिए आप, इसमें, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्यूनिसिपल काउंसिल होता है, म्यूनिसिपल पंचायत होता है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड नगर निगम होता है, और नगर निगम होता है, ठीक है। और उसमें फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं, ठीक है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेवल 11। और म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं आईएएस के, जो ज्वाइनिंग होते हैं। उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल में क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, उसमें क्या होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेवल 9 का ऑफिसर। उसके बाद उसके नीचे कौन होता है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, या डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेवल 9। तो आपकी जो पोस्टिंग होने जा रही है इस पोस्ट के तहत, वो होगी नगर पंचायत में, जो कि ब्लॉक लेवल पे होगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए जाएंगे, लेवल 7 आपको मिलेगा 4600। इसके बाद आप प्रमोट होकर के फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बनेंगे, म्यूनिसिपल काउंसिल में, और फिर उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। इस तरह से आपकी हायरार्की चलती है। तो ये भी एक बढ़िया पोस्ट है। आरडीओ के बाद आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इवन इट इज़, नो, आई कांट टेल यू दैट इट इज़ बेटर देन बीडीओ, ठीक है, क्योंकि बीडीओ बनने के बाद उसमें पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हिम। तो ये भी बढ़िया पोस्ट है। आइए अब देखते हैं इसके बाद। तो बिहार एससी एसटी वेलफेयर सर्विस, ठीक है। तो वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक सोशल वेलफेयर था शुरू में, फिर माइनॉरिटी वेलफेयर है, ये एससी एसटी वेलफेयर, कितने सारे वेलफेयर हैं। तो अलग अलग वेलफेयर हैं बिहार में, ठीक है। झारखंड में एक दो ही हैं। तो झारखंड में माइनॉरिटी वेलफेयर अलग से नहीं है। तो यहाँ पे आइए डिस्कस करते हैं बिहार एससी एसटी वेलफेयर सर्विस। ये भी एक अच्छी सर्विस है। इसमें क्या है कि एससी एसटी ओबीसी के वेलफेयर के जो जो भी फंड आते हैं, वो इन सब के हाथों ही रिलीज होती है। जो भी स्कीम आती है वो यही एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो स्टाइपेंड मिलता है बच्चों को, ठीक है, स्कूल्स में, वो इन्हीं के द्वारा मिलती है। उसके बाद फिर रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं एससी एसटी लोगों के लिए, वो उनके जो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ये होते हैं। और तो इनकी जो हायरार्की है वो कैसे है, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर जो कि ब्लॉक लेवल पे होगा, फिर सब डिविजनल लेवल पे सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, और उसके बाद फिर डिप्टी डायरेक्टर, जो कि आखिरी पोस्ट, लेवल 12। तो 7 पे आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद 9 होती है एस डब्ल्यू ओ की, 11 होती है डी डब्ल्यू ओ की, और
डिप्टी डायरेक्टर की लेवल 12 होती है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है ये भी। ब्लॉक में पोस्टिंग होगी और डीडब्ल्यूओ को रिपोर्ट करते हैं और फिर वीडियो को भी इनको रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद फिर सब डिवीज़न में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को रिपोर्ट करना होता है। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के अंदर भी काफ़ी सारी पावर्स होती हैं। करोड़ों के फंड्स आते हैं और इन्हीं के हाथों ये रिलीज होती है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। आप इसको इस जगह पे रख के आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है। और सबसे खास बात ये है कि जो इसके ऊपर की पोस्ट है, जो SWO DWO डिप्टी डायरेक्टर, इनके लिए डायरेक्ट हायरिंग नहीं होती है, आपको BWO से ही आप बन पाएंगे। ठीक है, और ऊपर में अगर बनते भी हैं तो वो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जाते हैं। तो अच्छी पोस्ट है, इसमें आप डिप्टी डायरेक्टर तक बन सकते हैं अगर आपका एज बचता है तो। 10-10 साल में इसमें भी प्रमोशन 10-12 साल में ये होगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है। बिहार सप्लाई सर्विस, ऑफ कोर्स ये भी बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। सप्लाई सर्विस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारा, ठीक है, तो लोक वितरण प्रणाली, ठीक है, जहाँ पे आपको चावल दाल गेहूँ वो सब जो मिलता है, राशन कार्ड के मदद से, केरोसिन भी मिलता था पहले। तो वो सारी चीज़ें आपको जो दिलवाते हैं और उनका जो ख्याल रखता है, सुपरविज़न करता है, वो ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर करता है। तो आपको पता ही होगा इनके कारनामे काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, एक पोस्ट ऊपर जाइएगा तो मार्केटिंग ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, लेवल 9 पे, सब डिवीज़न लेवल पे। और उसके एक पोस्ट ऊपर जाइएगा तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर लेवल 11, और उसके बाद फिर डिप्टी डायरेक्टर लेवल 12। तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर आपको पता ही है कि वो, आपको पता है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ले लेते हैं। तो प्रमोशन इसमें भी है लेकिन लेट है, 10-12 साल में प्रमोशन आपको होगा, DSO तक आप बन सकते हैं। तो ये भी बढ़िया पोस्ट है। लेवल 7 पे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर, उसके बाद DSO। ठीक है, तो DSO बढ़िया पोस्ट है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, काफ़ी पावरफुल पोस्ट है ये भी। लेकिन ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर पावरफुल पोस्ट नहीं है। ब्लॉक लेवल पे आप जितने भी पोस्ट देख रहे हैं ना, ये सारे, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, और RDO हो गया, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, और ब्लॉक SC ST वेलफेयर ऑफिसर और ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, तो ये सारे सुपरवाइजरी पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं गैजेटेड, हाँ, इसके बाद फिर आइए देखते हैं, उसके बाद इन आपको क्या देना है, बिहार लेबर लेबर इन्फोर्समेंट सर्विस। ठीक है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो ये लेबर विंग के अंदर आएगा। ठीक है, पहली पोस्ट है ये, सुपरवाइजरी पोस्ट है ये भी। तो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के ऊपर फिर लेबर सुपरिटेंडेंट इसका सीनियर बनेगा। तो अभी जो है ये आप ज्वाइन करेंगे 4600 ग्रेड पे लेवल 7 पे। उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको 10-12 साल के बाद प्रमोट होकर के आप बन सकते हैं लेबर सुपरिटेंडेंट। उसके बाद आप प्रमोट होकर के बन सकते हैं असिस्टेंट लेवल का लेबर कमिश्नर। उसके बाद डिप्टी लेबर कमिश्नर। आप उतना तक कम ही चांस से पहुंच पाइएगा, ज़्यादा चांस है लेबर सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पे आप रिटायर हो जाएंगे। तो ये भी ठीक पोस्ट है। इनका काम क्या होता है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का? लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का काम, जितने भी आपके वर्क फोर्स हैं, उन उनकी जो हायरिंग हुई है, किसी फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं या फिर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उनको फैक्ट्री एक्ट के तहत उनको सुविधाएं दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, उनका मतलब कि, मतलब उनके वेलफेयर से रिलेटेड है ये। पहले इसको लेबर इंस्पेक्टर कहा जाता था, अभी ये सारे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। ठीक है, ये सारे इंस्पेक्टर लेवल के पोस्ट हैं, मतलब कि सुपरवाइजरी हैं। चाहे वो जैसे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है तो लेबर इंस्पेक्टर, वो SC ST वेलफेयर तो वेलफेयर इंस्पेक्टर, सप्लाई ऑफिसर जो है, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, वो है सप्लाई इंस्पेक्टर। ठीक है, सर्किल ऑफ जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो सर्किल इंस्पेक्टर। ठीक है, उसी तरह से आपके, तो ये सारी पोस्ट हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये भी पोस्ट है। अब ये सारे पोस्ट देखो काम चलाऊ पोस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप दूसरी जॉब छोड़ के आओ। ठीक है, तो और इसकी दो चार जो डिमेरिट है वो मैं बता देता हूँ कि लेबर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर जस्ट सीनियर जो इसका है, उस पर डायरेक्ट हायरिंग है। तो जब डायरेक्ट हायरिंग हो रही है इसके ऊपर, तो इसके प्रमोशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उस तो ठीक है, फिर भी सरकारी जॉब है, ठीक है, असिस्टेंट लेवल कमिश्नर तक बनने के चांसेस हैं, तो चलो अच्छी पोस्ट है। ठीक है,
उसके बाद आइए देखते हैं बिहार पंचायती राज पदाधिकारी। तो मैंने पंचायती राज के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इस तरह का 3 टियर गवर्नमेंट है अपना। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि क्या होता है, पंचायत सेवक नीचे होता है, ठीक है, और सचिव या फिर पंचायत सेवक या पंचायत सचिव जो कहते हैं, पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है। आपने पंचायत वो वेब सीरीज देखा होगा, उसमें उसी की कहानी रहती है। और उसमें हेड जो होता है वो मुखिया या प्रधान होता है जो इलेक्ट होके आता है। तो उसी तरह से बीपीआरओ जो है वो बीडीओ को रिपोर्ट करेगा, ठीक है, प्रमुख को रिपोर्ट करेगा। तो जितने भी आपके जो ब्लॉक लेवल्स पे जितने भी काम होते हैं, तो वो सारा इनको देखना होता है, ठीक है। जितने भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं पंचायती राज के, वो इनको देखना होता है। तो ठीक है, कोई वैसा खास जॉब नहीं है। और डीपीआरओ तक आप बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज पदाधिकारी तक, ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी, उसके बाद सब डिविजनल पंचायती राज पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, ठीक है। पहले ये बिहार एसएससी का पोस्ट हुआ करता था, अभी बीपीएससी से ले रहे हैं इनको, ठीक है। सरकारी जॉब है, ठीक है, कर सकते हैं, कोई वैसी स्टार्टिंग अच्छी है। आपको लेवल 6 या 7 दी जा रही है, ये कंफर्म कर लेना एक बार। ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, जी हाँ, ये आखिरी पद है और इसको आखिरी पे ही रखना है, ठीक है। ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, इसकी हायरिंग पहले होती थी बिहार एसएससी के थ्रू, लेवल 6 है। इसको तो क्राइम घोषित कर देना चाहिए कि बीपीएससी लेवल 6 पे क्यों ले रही है, जब बीपीएससी जैसा एग्जाम लेवल 6 पे क्यों हायर कर रही है। ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, इसका लेवल है 6 और हायरिंग कर रहे हैं ये बीपीएससी के थ्रू, कोई बात नहीं है। लेकिन इस वाले पोस्ट से बच के रहना है, आपको सबसे लास्ट में रखना है, क्योंकि इसमें सैलरी कम है, प्रमोशन कम है, प्रमोशन लेट है, काफ़ी नीचे का पोस्ट है, ये सुपरवाइजरी लेवल का पोस्ट है। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बारे में मैंने पहले ही बताया है, उसी से रिलेटेड है। ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर होता है, ये बीडीओ और एस माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को ये रिपोर्ट करेगा। और इसकी जो प्रमोशन होगी पहली, वो सब डिविजनल माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के रूप में होगी, 15 साल लग जाएंगे उसमें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर अगर चांस है कि बनेगा, नहीं भी बन सकता है। और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर अगर चांस रहा तो, ठीक है। लेवल 9 पे जब डायरेक्ट हायरिंग हो रही है माइनॉरिटी वेलफेयर की, तो इसकी प्रमोशन के चांसेस कम ही रहते हैं क्योंकि सीट्स कम होती है, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो, आपने देखा कि ऑलमोस्ट मैंने हायर चॉइस वाइज आपको बताया कि आपको किस तरह से चॉइस लेना है। मैंने हर पोस्ट के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। जितने भी सुपरवाइजरी लेवल के पोस्ट हैं, ठीक है, लेवल 7 वाले, ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिसर से जो शुरू हुए हैं, उन सब में आपको कोई किसी भी तरह की गाड़ी वाड़ी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। गाड़ी आपको लेवल 8 से ही मिलता है बिहार सरकार में, ये एक कॉमन चीज़ है, तो ये आपको समझना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, तो आइए अब जल्दी से देख लेते हैं कि पे स्केल इनका क्या होता है। तो लेवल 9, लेवल 8, लेवल 7, लेवल 6, यही है जो दिया जा रहा है। तो ये लेवल क्या है, ये आप देख लीजिए कि ये पे मैट्रिक्स है। ज़्यादा आपको नहीं समझना है, बस सुन लीजिए इसको, ठीक है। काम की बात मैं थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। ये 7th पे चल रहा है, ये 10 साल में, हर 10 साल में रिवाइज होता है, तो उसी में से 7th पे 2016 में रिवाइज हुआ था। तो उसी के हिसाब से जो पहले ग्रेड पे बोला जाता था कि 4200, 4600, 5400 ग्रेड पे, वो सब हट के अब वो लेवल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो जो टॉप के पोस्ट हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से लेके जो जिला माइनॉरिटी ऑफिसर तक आपने देखा, तो ये इलेक्शन ऑफिसर तक, तो उसमें आपको 5400 मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर से शुरू होता है, तो लेवल 7 मिलता है जो कि 4600 ग्रेड पे है। और उसके बाद फिर आपका जो ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर है, उसमें आपको लेवल 6 मिलता है 4200 ग्रेड पे। तो आइए देखते हैं कि इसमें सैलरी कितनी बनती है, ठीक। तो सैलरी ये होगा कि अगर आप मान लो कि आपकी सैलरी में क्या मिलता है बिहार गवर्नमेंट में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, ठीक है। तो बेसिक होता है, लेवल 6 पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी होती है 35,400। और जो लेवल 7 पे ज्वाइन करते हैं तो 44,900। और लेवल 8 पे ज्वाइन करते हैं तो 47,600। और लेवल 9 पे ज्वाइन करते हैं तो 53,100। तो जो डीए एक होता है, डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता, जो कि सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से डिसाइड होता है। सीपीआई इंडेक्स आपको पता होगा,
वो बढ़ता घटता है, तो उसी के हिसाब से ये सरकार इसको फिक्स करती है। तो अभी 17% चल रहा था जुलाई 2019 के हिसाब से, और बाकी जनवरी 2020 में बढ़ना रहता है। 2 साल में 2 बार ये बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में गवर्नमेंट इसको अनाउंस करती है। ठीक है, 2% बढ़ेगा तो 17 से 19% हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या हुआ कि 4% ये बढ़ना था जनवरी 2020 में, 17 से 21 होना था, लेकिन कोरोना के टाइम पे मोदी जी ने इसको कैंसिल कर दिया है, और ये अगले टाइम तक जो भी है आपको अब ये नहीं मिलेगा अगले 2 साल तक। जुलाई 2021 से एक्सपेक्टेड है कि मिलेगा, लेकिन जो स्थिति है कोरोना की, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। तो 17% डीए चल रहा है अभी, यही रेट है। एचआरए क्या होता है? जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, ठीक है, घर का रेंट। तो वो आपको, अगर छोटे जगह पे आप रह रहे हैं तो 8%, पटना जैसी जगह के लिए 16%, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है वो 1000 रुपया मिलता है, ठीक है, छोटे जगह पे, और 3000 रुपये पटना में। मेडिकल 1000 रुपये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद पीएफ आपका कटता है 12%, भविष्य निधि होता है ये, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो इस तरह से ये सब जोड़ जाड़ के और भी कुछ कुछ मिलते हैं। फ़ोन का बिल मिलता है, कई बार कार मिलता है तो डीजल का पैसा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वो सारे एक्स्ट्रा अलाउंस में चली जाएंगी। लेकिन मोटा मोटी जो फिक्स है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप लेवल 9 पे ज्वाइन करते हैं, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, या फिर कोई भी सर्विस जिसमें लेवल 9 लिखा हुआ है सर्विस, तो अगर आपकी पोस्टिंग पटना में होती है तो आपका जो ग्रॉस होगा वो 82,000 रुपया होगा, 82,000, और जो आपके अकाउंट में कट वट के आएगा वो है 66,000, 66,000 रुपया, अगर आपकी पटना में पोस्टिंग होती है तो। अगर किसी और जगह पे होती है लेवल 9 पे, अगर आप ज्वाइन करते हैं और पटना के अलावा कोई छोटे जगह पे आप ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आप मुजफ्फरपुर, गया, या फिर अलग जगह पे पूर्णिया, कटिहार, ऐसे जगह पे ज्वाइन करते हैं, तो आप लेवल 9 पे ज्वाइन करेंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो होगी 76,000, और आपके अकाउंट में 60,000 रुपये आएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोबेशनरी सर्विस का आपने देखा कि लेवल 8 है, हालांकि 4 साल बाद 5400 हो जाएगा, वो लेवल 9 हो जाएगा, लेकिन अगर लेवल 8 पे ज्वाइन करते हैं तो पटना जैसे जगह में आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 75,000 रुपये होगी, और आपके अकाउंट में कट के वो 60,000 रुपये आएगा। उसके बाद फिर अगर पटना के अलावा अगर छोटे जगह पे पोस्टिंग होगी तो 68,000 रुपया, यानी कि 68,000 रुपीज़ आपके ग्रॉस रहेंगे, और 54,000 रुपया यानी कि 54,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में आएगी। उसी तरह से लेवल 7 अगर आपको मिलता है, जैसे कि रेवेन्यू ऑफिसर ज्वाइन करते हैं आप, या रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर ज्वाइन करते हैं आप, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 70,000 रुपये होगी पटना में, और 56,000 रुपया आपके अकाउंट में कट के आएगा, ठीक है। अगर आप छोटे जगह पे ज्वाइन करते हैं किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 65,000 रुपये होगी, यानी कि 65,000, और 51,000 यानी कि 51,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। और अगर आप ब्लॉक माइनॉरिटी ऑफिसर, जो एक पोस्ट है लेवल 6 वाला, अगर आप लेवल 6 पे ज्वाइन करते हैं, तो पटना जैसे शहर में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 56,000, यानी कि 56,000, और 45,000 आएगी आपके इन हैंड, मतलब 45,000। अगर आप छोटे से जगह में आपकी पोस्टिंग होगी लेवल 6 पे, तो आपकी 52,000 आपकी ग्रॉस होगी, और 41,000 आपको इन हैंड मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं आप सैलरी की क्या है, ठीक है ना। तो बेसिकली यही है लेवल 9, जो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो उसमें आपको ये सैलरी मिलेगी, और लेवल 8 में ये सैलरी मिलेगी। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही था वीडियो मेरा, और जो कॉमन फैसिलिटी है उन सब के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये तो फिक्स सैलरी है कि इतनी मिलनी ही मिलनी है। तो प्रमोशन ऑलमोस्ट फिक्स है कि आपको, अगर लकी हैं आप, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मे बी कि आपको 8-10 साल में हो जाए, 10 साल लगता ही लगता है प्रमोशन होने में, ठीक है। आरडीओ और रेवेन्यू ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर की जो पहली जो प्रमोशन है, और प्रोबेशन ऑफिसर की, ये तीनों की 3 साल बाद प्रमोशन हो जाएगी, नहीं 4 साल बाद होगी। प्रोबेशन ऑफिसर की, उसका लेवल 8 से लेवल 9 कर दिया जाएगा, और रेवेन्यू ऑफिसर को सर्किल ऑफिसर बनने में 3 साल लगेंगे, 4600 ग्रेड पे में वो ज्वाइन करेगा, और 4800 ग्रेड पे सर्किल ऑफिसर में उसको प्रमोट होगा 3 साल बाद। उसी तरह से रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर पे आप ज्वाइन करेंगे 4600 ग्रेड पे, यानी कि लेवल 7 पे, और 3 साल के बाद आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि 4800 उसकी ग्रेड पे है, लेवल 8,
में आप प्रमोट होते हैं 3 साल के बाद, ठीक है। बाकी कि इसके बाद फिर आपकी जो भी प्रमोशन होगी वो 10 साल बाद होगी, 10 साल, 12 साल, किसी में 15 साल, यही बिहार सरकार का जो रूल है वही फॉलो होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में फिक्स है कि 10 साल में आपका होना ही होना है, ठीक है। तो ये कॉमन है। उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट होगा, साल में 3% बेसिक जो होता है, बेसिक अमाउंट, उस पर 3% इंक्रीमेंट होती है। डीए 2 बार बढ़ाया जाता है, जनवरी और जुलाई में, और जुलाई में एक एनुअल इंक्रीमेंट होती है हर साल, ठीक है। तो इससे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। मोटा मोटी अगर आपको जानना है कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो जाता है, तो अभी 7 से 10% आप मान सकते हैं कि एक साल में। 10 साल बहुत मैक्सिमम, उतना नहीं एक्सपेक्ट कीजिए। हार्डली आप 6 से 8% आप मान सकते हैं कि एनुअल इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में होते रहेगी, ठीक है। तो ये फिक्स है। मेडिकल फैसिलिटी जो है वो हॉस्पिटल का वो ईएसआई के थ्रू रीइंबर्समेंट हो जाएगा। कोई कोई लिस्ट में उसमें हॉस्पिटल होते हैं, पारस हो गया या पीएमसीएच, एम्स, इस तरह के नाम होते हैं। उसमें अगर आप जाते हैं तो वो आपको रीइंबर्स कर देते हैं पैसे। उसका भी रूल है कि कितना रीइंबर्स होगा, कैसे एडमिट होंगे तो रीइंबर्स होगा, किस किस बीमारी में एडमिट होंगे तो रीइंबर्स होगा। ये सारे रूल्स हैं, ठीक है। मेडिकल क्वार्टर्स में क्या होगा कि क्वार्टर्स तो ऑलमोस्ट अगर अवेलेबिलिटी है तो सबको अलॉट होगा, और अगर क्वार्टर मिलेगा तो फिर एचआरए जो मिल रहा था 8% या फिर 16% पटना के केस में, वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर कार ड्राइवर स्टाफ ये सारे जो हैं वो सारे आपको लेवल 8 से मिलने शुरू होते हैं। जब सैलरी अगर आपकी लेवल 8 है तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेवल 6 और 7 वाले जो पोस्ट हैं वो सुपरवाइजरी पोस्ट हैं, तो उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ठीक है। लेवल 8 से आप गैजेटेड भी हो जाते हैं, और आपकी जो ये सारी सुविधाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। बाकी लेवल 9 वालों को सुविधा की कोई कमी नहीं है, उनको हर फैसिलिटी दी जाती है, कार ड्राइवर सारी चीज़ें उनको मिलती है, ठीक है। फ़ोन वोन सीओजी सिम वो सब मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो सारी छोटी मोटी बातें हैं। बाकी सरकारी जॉब है और इसी के लिए लोग ज्वाइन करते हैं। तो यही सारी थी मेरी वीडियो। और अब इस तरह से आपको इतना आइडिया तो हो गया होगा कि कौन सी पोस्ट किस तरह की है, तो आप अब अपने तरीके से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये मेरा चॉइस था कि मैं अगर होता तो मैं इस तरह से सेलेक्ट करता। तो ठीक है, ये था मेरा वीडियो। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं इस चैनल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड सिलेक्शन। और अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगे के लिए तैयारी करते रहें, वैकेंसी तो आती रहती है, मेहनत करिएगा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अगेन, ओके।